साहिल के बहुत पूछने के बाद भी जब सौम्या ने कुछ नहीं बताया तो साहिल थक हार कर सौम्या से बोला, देखो सौम्या, इस केस का क्या होगा क्या नहीं, किसको सजा होगी किसको नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन इस केस में इन्वॉल्व ना होते हुए भी मुझे जो सजा मिल रही है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा होना पड़े। बस भगवान से प्रार्थना करना कि हमारी लाइफ में ऐसा दिन ना आए। इतना कहते हुए साहिल वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। सौम्या भी अपने साहिल को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन वो ऋतु को दिया हुआ प्रॉमिस भी नहीं तोड़ सकती थी। उसे डर था कि कहीं ऋतु कुछ कर ना बैठे। सौम्या साहिल के कंधे पर हाथ रखकर बोली, साहिल, हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर इतना यकीन रखना कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर भरोसा किया है और उसी से प्यार किया है, और वो सिर्फ तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगे। इतना कहकर वह साहिल के सीने से लग गई। आज सौम्या और साहिल दोनों अपनी अपनी मजबूरियों में बंधे हुए थे। एक तरफ सौम्या थी जो चाहते हुए भी साहिल को कुछ नहीं बता पा रही थी, और दूसरी ओर साहिल था जो हर कदम पर सौम्या के साथ खड़ा रहना चाहता था, लेकिन आज वही सौम्या की जासूसी कर रहा था। नजदीक आने पर सौम्या और साहिल दोनों अपने अपने मन में सोच रहे थे, काश ये एक बुरा सपना हो, काश सब कुछ यूं ही खत्म हो जाए। सिर्फ सौम्या और साहिल एक दूसरे के साथ यूं ही हमेशा एक दूसरे के बनकर रहें। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि हम जो सोचें वही होता चला जाए। सौम्या और साहिल का रिश्ता आज एक ऐसे मोड़ पर था जहां दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए बड़ी समझदारी से आगे बढ़ना था। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन जो हालात दोनों के सामने आकर खड़े हो गए थे वे एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत को जाहिर नहीं होने दे रहे थे। आज सौम्या और साहिल का इश्क फिर अजनबी सा होने लगा था, जिसे वे दोनों ही पहचान नहीं पा रहे थे। जब साहिल को सौम्या से कोई जवाब नहीं मिला तो साहिल सौम्या से बोला, कोई बात नहीं सौम्या, शायद कहीं ना कहीं मेरे प्यार और भरोसे में ही कमी है। अब ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, और मेरा जो फर्ज है मैं वो करूंगा। रही शादी की बात, तो अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले ये केस सॉल्व हो जाने दो। अगर अगले महीने तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ और मुझे तुम्हारे और निखिल के बारे में सब कुछ पता नहीं चला तो मैं अगले महीने तो शादी के लिए तैयार नहीं हूं। अब तक हम दोनों के मन में अपनी शादी को लेकर जो उमंग थी वो आज नहीं है, न मेरे मन में और ना ही तुम्हारे मन में। मैं चाहता हूं कि जब हम शादी करें तो उसी एक्साइटमेंट और उसी उमंग के साथ शादी करें, इस तरह बुझे हुए मन से नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समय दें। सौम्या चुपचाप साहिल की सारी बातें सुनती रही और खामोश बैठी अपनी आंखों से आंसू बहाती रही। अपनी बात खत्म करके साहिल भी चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक दोनों ने कोई बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने बीच में आए हुए हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर यूं ही बैठे रहने के बाद साहिल बोला, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं, फिर मुझे निकलना भी है। साहिल के चेहरे पर अजीब उदासी छाई हुई थी। सौम्या से बातें करते करते बार बार उसकी आंखें भर आती थी। वहीं सौम्या भी बेबस और लाचार सी बैठी थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कन रुक गई है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपने साहिल से इस तरह बढ़ती हुई दूरियां नहीं। उसका मन तो किया अभी के अभी साहिल को सारी बातें बता दे, लेकिन फिर उसे ये भी लगा कि अगर बताना ही था तो अच्छा होता कि पहले ही बता दिया होता। अब जब इतने दिनों तक छुपाया है तो थोड़े दिन और सही, कम से कम ऋतु तो सेफ है। अभी तक केस में कहीं भी ऋतु का नाम नहीं आया था। ये सोचकर सौम्या अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने साहिल को खुद से दूर जाते हुए देख रही थी। सौम्या बिना कुछ कहे चुपचाप उठी और अपने घर की तरफ मुड़ गई। साहिल भी उसके साथ उसके घर तक आ गया। सौम्या को छोड़कर साहिल वापस दिल्ली के लिए निकल गया।
सौम्या से मिलने के बाद साहिल खुद को बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। जितने सवालों के साथ वो सौम्या से मिलने आया था, उससे ज्यादा सवालों के साथ वहां से वापस जा रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी आ रहा था कि आखिर सौम्या का निखिल से ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसकी वजह से वो अपनी शादी को टालने के लिए भी तैयार हो गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है तो उसके साथ कई सारे बुरे ख्याल आने लगते हैं। आज साहिल के साथ भी वही हो रहा था। वो सौम्या को बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी जब उसे निखिल को लेकर सौम्या पर शक होने लगा तो फिर उसके दिमाग के घोड़े और तेजी से दौड़ने लगे। उसने अपने मन में जाने क्या क्या सोच लिया और फिर मन ही मन निश्चय किया कि वो इस केस की एक एक कड़ी खोज कर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। साहिल फ्लाइट में बैठा ये सब बातें सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना रितु से भी एक बार मिल लिया जाए और रितु से इस बारे में पूछताछ की जाए कि वह बिना सौम्या के कॉल किए होटल कैसे पहुंची। उसे कैसे पता चला कि सौम्या और वैशाली कौन से होटल में रुकी है। ये सब सोचकर साहिल ने मन बना ही लिया कि वो दिल्ली पहुंचकर सीधे अपने ट्रेनिंग सेंटर ना जाकर पहले रितु के हॉस्टल जाएगा और वहां रितु से मिलने के बाद अपने ट्रेनिंग सेंटर जाएगा। दिल्ली पहुंचते पहुंचते साहिल को शाम हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके पास थोड़ा समय था। इसलिए वो सीधे रितु के हॉस्टल पहुंच गया और वहां वार्डन से रितु को बुलाने के लिए कहा। वार्डन ने एक मेड को रितु के रूम में भेजा और साहिल से बातें करने लगी। बातों बातों में साहिल को पता चला कि रितु सिर्फ संडे नाइट को हॉस्टल से बाहर नहीं थी, बल्कि वो सैटरडे नाइट को भी हॉस्टल से बाहर थी। ये जानकर साहिल को इस केस में अब और ज्यादा उलझने लग रही थी। उसे लगा कि वैशाली और सौम्या अगर निखिल के साथ थी तो रितु वहां कब पहुंची, और अगर रितु सैटरडे नाइट को ही इन लोगों के पास पहुंच गई थी तो ये सब लोग मुझसे ऐसा क्यों कह रहे थे कि रितु संडे मॉर्निंग में वहां गई थी। सारी बातों को सोचते हुए साहिल किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है और गलती किसकी है। क्या साहिल इस बात का पता लगा पाएगा?